नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। 22 तारीख को पहलगाम में वो आतंकवादी हमला किया था जिसका गुस्सा पूरे देश में अभी तक है। एक हफ्ता उस हमले को हो चुका है। हम सब जानते हैं वो हमलावर कहां से आए थे, उस हमले के पीछे कौन था। नाम है पाकिस्तान, और प्रिसाइसली कहें तो पाकिस्तान की सेना। अब सवाल केवल एक है जो देश के सामने पूरे पिछले एक हफ्ते से गूंज रहा है। हम भी उसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार वही जवाब देने में लगी हुई है कि आखिर इस आतंकवाद के स्रोत पर चोट कब होगी, यह आतंकवाद बंद कब होगा और पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए हम कैसे मजबूर करें। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से भारत में जहां पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरे देश से आवाज उठ रही है, वहीं पाकिस्तान रोजाना अपनी हरकतों से, अपने बयानों से एक हताशा, एक निराशा, एक भय और डर पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान के मंत्री कभी कहते हैं कि 3-4 दिनों के अंदर भारत उस पर हमला करने वाला है। कल रात को 2 बजे आप जरा सोचिए, पाकिस्तान का एक कैबिनेट मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि भारत बस कभी भी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देगा। लेकिन हमारे डिफेंस सोर्सेज के हवाले से खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बात हुई है और इसमें भारत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग चल रही है उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। अभी कागज पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का समझौता लागू है, लेकिन पिछले कई दिनों से पाकिस्तान रोजाना एलओसी पर फायरिंग कर रहा है जिसका जवाब भारत की तरफ से दिया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान यह धमकी देता है कि वो शिमला समझौता रद्द कर देगा, शिमला समझौते से बाहर आ जाएगा, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि वो लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। और कल रात तो ये भी खबरें थीं कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो भारत और पाकिस्तान के बीच है वहां पर भी गोलीबारी हुई है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारत की सेनाएं तैयार है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना, उन्हें ऑर्डर भी मिल चुका है। आपको याद है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सेना प्रमुखों के साथ एक मीटिंग करके निर्देश दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में निशाने पर क्या हो, टारगेट क्या हो, हमला कब कैसे करना है, उसका स्कोप क्या हो, यह सब भारत की सेनाएं तय करेंगी। और इसके ठीक बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अपने देश के सामने आते हैं। इनका नाम है अताउल्लाह तरार, और इन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। पाकिस्तान की सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर भारत कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो डेट और टाइम बताकर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपने देश का जनमत जुटाने के लिए शायद ऐसे बयान देना उनकी मजबूरी है। सुनिए। इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत एक शांति प्रिय देश है और पाकिस्तान की तरह भारत में कभी डिक्टेटरशिप या तानाशाही नहीं रही। पाकिस्तान को वहां की सेना चलाती है, लेकिन भारत को भारत के नागरिक चलाते हैं जो एक चुनी हुई सरकार देते हैं जो देश को लीड करती है। इसलिए आमतौर पर भारत की सेनाएं, भारत के हथियार, भारत में कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, आम भारतवासी इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहता है। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं तो वो जरूर जानना चाहता है कि हमारी सेनाओं की काबिलियत, हमारी क्षमता क्या है, पाकिस्तान की कितनी ताकत है, क्या वाकई जंग हुई अगर तो भारत पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ेगा। तो आज आपको इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास पैनल है मेहमानों का, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर, बहुत स्वागत है सर। राज शुक्ला जी भारत के फॉर्मर आर्मी कमांडर हैं, फॉर्मर जीओसी आर्मी ट्रेनिंग कमांड, और देश की काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में आपने अपना बड़े लंबे अरसे तक योगदान दिया है। एक इन्फेंट्री डिवीजन कमांड की है और कश्मीर वैली में एलओसी पर आपका लंबे वक्त तक सर्विस रिकॉर्ड रहा है। कमांडेंट आर्मी वॉर कॉलेज भी रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। एयर मार्शल आरसी वाजपेयी जी हमारे साथ हैं जो कि एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेंटेनेंस कमांड रहे।
अति महत्वपूर्ण टेक्निकल इक्विपमेंट की प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर और वो साजो सामान प्रोक्योर करना आपकी अहम जिम्मेदारियों में रहा जब सर्विस में आप रहे, और चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर भी रहे हैं एवैक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे तीसरे मेहमान हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर जैसा मैंने कहा कि एक हफ्ता हो गया इस हमले को, इतना तो तय है कि देश में कुछ तैयारी की जा रही है, तो एक बार फिर अगर हम उन्हीं बुनियादी सवालों पर आ जाएं तो मेरे ख्याल से बेहतर है। हमसे रोजाना दर्जनों लोग ये पूछते हैं, क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? क्या ये हालात इसकी साफ साफ इसका इशारा कर रहे हैं? तो देखिए, जो फिलहाल जो स्थिति है उसके मेरे को 3-4 बिंदु नज़र आते हैं। एक तो जैसे आपने कहा, ये जो एकदम कायराना हमला हुआ था 22 अप्रैल को, इसकी बागडोर आईएसआई, पाक आर्मी, आर्किटेक्ट इन चीफ इसके जो हैं वो हैं जनरल आसिम मुनीर। तो कल जो हरी झंडी दी है प्रधानमंत्री जी ने जी, उसके फलस्वरूप क्या होगा कि अब सेना को ये निर्देश मिला है, तीनों सेनाओं को, कि भाई आप जो निवारण था, जो बालाकोट के उपलक्ष्य में जो हमने खड़ा किया था और जो अभी ढह सा गया था, उसका पुनर्निर्माण करना है। सो द ब्रॉड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इज रिस्टोरेशन ऑफ डेटरेंस, पुनर्निर्माण, निवारण का। अब वो कैसे होगा मेरे समझ में, कि देखिए पाकिस्तान ने ये क्या एक प्लान सा बना रखा है कि जो उसकी सामरिक प्रणाली है, स्टेट क्राफ्ट, उसमें उसके पास एक ही तीर है, टेरर का, टेरर एज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट। जो ये निवारण का पुनर्निर्माण होगा उसका केंद्र बिंदु होगा उनको इस तरह से नुकसान पहुंचाना कि वो अपने ये जो उनका सोच है, जो उनकी सोचने की का तरीका है, चिंतन जिस तरह से करते हैं, उसमें ये जो टेरर का इस्तेमाल है एज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, उसके बारे में वो बिना दोबारा सोचे नहीं। अब जो हमारी जवाबी कार्रवाई, उसके अनेक पहलू हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, डिप्लोमेसी, ये वो, बट उसका मेरे समझ में केंद्र बिंदु इस बार होगा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैलिब्रेटेड मिलिट्री काइनेटिक्स, उसका केंद्र बिंदु है। अब ये कि इसके मतलब इसके अनेक अंग हैं। सो वी हैव अ चॉइस ऑफ डोमेन्स, एयर, मैरिटाइम डोमेन, लैंड, वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस टू एयर पावर टू अ ब्लॉकेड एट द सी। वी हैव जो एस्केलेशन लैडर है, लड़ाई को किस तरह से बढ़ाया जाए, धीरे धीरे गति क्या हो, किन इलाकों में हम मारें, उसकी बड़ी डिटेल स्कीम्स हैं जिसकी तैयारी हो गई होती है। टारगेटिंग एरे क्या होगा, सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स की, इस बार आईएसआई को भी, पाक आर्मी के दस्तों को भी, समुद्र में क्या टारगेट्स होंगे, समुद्र से क्या हम लैंड टारगेट कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के कुछ प्लान्स हैं, वो इस समय रिफाइन हो रहे होंगे। अब हम चाहे तरार साहब के कहने से तो मारेंगे नहीं, हम 36 घंटे 36 दिन वो हम पर है। सीडीएस साहब, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। बट एक चीज़ जो बड़ी संगीन है और पाकिस्तान को बड़ा स्पष्ट संदेश देना चाहिए, वो ये है कि इस बार उनको भारत की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन हम दिखाएंगे। देखिए हमने कितना सहा है, पार्लियामेंट अटैक, कालू चक, एक रिस्ट्रेंट था जो नैतिक आधार है हमारे पक्ष में। जो हमारी सेना की शक्ति है वो विशाल है, गहरी है, और इस बार उस शक्ति प्रदर्शन का जो क्या कहते हैं खामियाजा पाकिस्तानी भुगतेंगे, और खासकर पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और उनके आर्किटेक्ट इन चीफ जनरल आसिफ मुनीर। पाकिस्तान बड़ी बहुत ही भयानक गलती कर बैठा है इस बार, और जैसे आपने देखा सिर्फ सेनाएं नहीं, राष्ट्र, जनता सब दृढ़ हैं। पर ये वो समय है जहां हमें जो हमारी जो कार्रवाई है, दैट मस्ट नॉट बी ड्रिवन बाय इमोशंस, दैट हैज टू बी ड्रिवन बाय ऑपरेशनल आर्ट, जैसे जनरलशिप। तो अभी ये धीरे धीरे अनरेवल होगी। ये बात बिल्कुल सही कही आपने सर कि कोई भावनाओं में बहकर या देश चाह रहा है कि टेलीविजन स्टूडियो के डिबेट से नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात इसके साथ साथ ये भी सच है सर, आई एम श्योर हमारे साथ मेरे जनरल संजय मेस्टन साहब भी चर्चा में आ चुके हैं। कमांडो इंस्ट्रक्टर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर में लंबा उनका सर्विस रिकॉर्ड रहा है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर सर्विस रही है, और डिफेंस अटैची रहे हैं अफगानिस्तान में। हमारी चर्चा सर से होती रही
कि इस बार आप किसी आम आदमी से भी बात करें, हर आदमी युद्ध का मतलब जानता है, उसको मालूम है युद्ध की कॉस्ट जो है वो केवल आप जिस पर युद्ध करने वाले हैं उसको नहीं होती, खुद पे भी होती है। लेकिन देश के अंदर ये मत है कि आप इस बार भारत की सरकार से लोग कह रहे हैं कुछ पक्का इलाज कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि ये बार बार नहीं हो सकता। हमें रोजाना कोई हर तीसरे दिन, चौथे दिन, महीने भर बाद कोई ऐसी बुरी खबर मिले, कहीं किसी का खून बहा, कोई निहत्था निर्दोष मारा गया, यह सिलसिला बंद होना ही चाहिए। अब ये कैसे हो, यही हमारी चर्चा का विषय है। बहुत कुछ कह दिया जनरल साहब ने अपने इस ओपनिंग रिमार्क के अंदर। मैं एयर मार्शल राष्ट्रीय वाजपेयी जी से पूछूं, सर दूसरा सवाल जो लोग पूछते हैं, और मुझे मालूम है कि इसका जवाब डेफिनेट एक आंसर तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है सर्जिकल स्ट्राइक में या एयर स्ट्राइक में, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते के बीच में हमने एक जवाब दिया, तो लोग पूछते हैं कब होगा ये कार्रवाई कब होगी, कितने दिनों में भारत कोई एक्शन ले सकता है? इसका जवाब दिया जा सकता है क्या? हाँ, दिया जा सकता है, मगर थोड़ा जरा कठिन है। कठिन इसलिए है कि एक बात तो निश्चित है कि जिस प्रकार से आक्रोश है हमारी आम जनता में, जो घटना घटी है, और इस तक इतनी कहते निर्दयतापूर्वक उन लोगों ने काम किया है, कृत किया है सारा ये, तो उसका प्रतिशोध तो आवश्यक है। और प्रतिशोध किस रूप में लिया जाए? आक्रमण करके उनके ऊपर, और उनको बिल्कुल निरस्त करके, नेस्तनाबूद करके, या उनको कोई एक लिमिटेड ऑपरेशन किया जाए और उनको जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले बालाकोट में किया था उसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाए। इतना अवश्य है कि हम कार्रवाई अवश्य करेंगे, और बिल्कुल नियर फ्यूचर जैसे बोलते हैं उसको, कि वो अभी शीघ्र ही करने वाले हैं। मगर कोई भी कार्रवाई करने के पहले हमें अपने जितने यंत्र तंत्र हैं सबको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। हमारे जो बेसेस हैं, हमारी जो प्लानिंग है, खाली ये नहीं कि हम आक्रमण करें, हम अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। हम इसके लिए कतई तैयार नहीं थे, कभी तैयार नहीं थे कि हमें आक्रमण करना होगा किसी के ऊपर, चाहे सन 47 का युद्ध हो, चाहे सन 65 का हो, 71 का, 99 का, आप सब देख चुके हैं कि पहल की है पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह, और हमने उसका जवाब दिया है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। मगर वो बेशरम है, ऐसे मानते नहीं हैं। जब तक उनको कोई कठोर दंड अब की बार नहीं मिलेगा, ठीक है, वो इस तरह के माने कि कितना ही उनको मारो फिर खड़े हो जाते हैं। बालाकोट में जो किया गया, उनके आतंकवादियों को मारा गया, उसके बाद फिर वो तैयार हैं अपने आतंकवादियों को भेज रहे हैं अपने यहाँ पर। तो इनकी कार्रवाई बराबर चलती आ रही है। जब सामने सामने लड़ाई में हार गए, ये कभी भी नहीं जीते, तब उन्होंने इस युद्ध का सहारा लिया है, छद्म युद्ध का। और छद्म युद्ध जो है इसको नेस्तनाबूद करना है। इस प्रकार का जो आतंकवाद, तो सर इनका पक्का या कम से कम लंबा इलाज क्या है? बिल्कुल लंबा इलाज ये है कि इनकी जो क्षमता है इस प्रकार के आक्रमण की, उसको समूल नष्ट करना है। वो तो है, मगर वो बड़ा कठिन है, क्योंकि दूसरा देश है, पड़ोस देश ही, और उसके भी अपने कुछ ज़्यादा तो नहीं मगर एक आध लोग उसके भी संपर्क में हैं और उसकी भी सहायता करने के लिए तैयार हैं, चाहे परोक्ष रूप से कर रहे हों। जैसे चाइना आमने सामने नहीं आएगा भारत के, मगर उसको परोक्ष रूप से मदद कर रहा है, चाहे वो जहाज़ के माध्यम से हो, चाहे राय के माध्यम से हो, क्या उसकी प्लानिंग है। मगर आमने सामने लड़ाई कोई नहीं आएगा, और चाइना तब तक नहीं आएगा जब तक रशिया नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर चाइना आया तो अमेरिका और जितनी नेटो कंट्रीज़ हैं वो आ जाएंगी हम लोगों के, भारत के समर्थन में, हैं आज भी हैं समर्थन में। मगर अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है वो भारत के लिए, तो वो लोग भी अपने पास रहेंगे बराबर। तो आप जो पूछ रहे हैं प्रश्न आपका जो डायरेक्ट है बिल्कुल, कि कब करेंगे हम, बहुत शीघ्र। अब तैयारियां हो चुकी हैं सब तरह की, और जो निर्देश मिले हैं हम लोगों को सरकार की तरफ से, मतलब अपनी सेनाओं को, तो वो भी तैयार हैं, अपनी तैयारी कर चुके हैं। अब किसी भी समय हम लोग उनको सही पाठ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे जी, और अवश्य कार्रवाई करेंगे। तो जैसा जनरल साहब ने कहा कि इस बार दर्द जो है वो पाकिस्तान की सेना को होना चाहिए, और वही इस बार हमारा उद्देश्य लगता भी है। तो जो सीधा अगर हम कहें कि इस बार ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ तो है, लेकिन निशाने पर एक आम आतंकवादी नहीं, बल्कि उस आतंकवादी की गंगा जहां से बहती है पाकिस्तान की सेना, वो होने वाली है, इसमें कोई शक? सौरभ, बिल्कुल। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान का जो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, जैसे जनरल साहब ने भी बताया, वो उनकी सेना है, और बेसिकली उनका जो हायरकी सेटअप है दो जनरल्स का है। आसिफ मुनीर, वो खुद पहले डीजी आईएसआई था जब ये पुलवामा अटैक हुआ है, और जो उसके टॉप जनरल्स हैं, और कुछ हैं जो डीजी आईएसआई वगैरह।
ये है नर्व सेंटर, और मैं फौजी भाषा में बोलूँ ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जगह है जहाँ से ये सारी पावर एमिनेट हो रही है, और खासकर टेररिस्ट के लिए। मतलब आप सोच रही है वो फाउंटेन हब है, वहाँ से सब चल रहा है। टारगेट हमको वो करना है। अब उसको कैसे करें? मुद्दा ये है कि उसको टारगेट करने के बहुत तरीके हैं। पहली बात, आज की स्थिति में जिस प्रकार अभी स्थिति चल रही है, मेरे ख्याल मेरी जितनी भी जब से हम इस देश में हैं, पहली बार शायद ऐसा इतिहास हुआ है कि आज मैं अगर बोलूं हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, और उसको मैं जस्टिफाई करूंगा कैसे। पाकिस्तान आज की तारीख में एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रैंगुलेशन हो रही है उसकी। वेस्टर्न फ्रंट में बलूचिस्तान द्वारा, BLA द्वारा, इधर TTP और अफ़गान तालिबान जो इसमें है अफ़गानिस्तान में, और मेरा वहाँ पर जब मैं डिप्लॉयड था तो मेरे को पता है वो कितनी नफ़रत है। और साथ ही ईस्टर्न फ्रंट पे अभी सारे हमारे ऑप्शंस ओपन हैं। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि पूरी वर्ल्ड का सपोर्ट है। टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव सपोर्टेड एंड स्पोकन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो भी एक बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है सौरभ कि लड़ाई में एक होता है शेपिंग ऑफ द बैटल फील्ड जी। तो आज हमें बैटल फील्ड क्या, हमें एनवायरनमेंट शेप करके हमारी सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। कैसे? नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो कल बोल दिया है कि वी नॉट, फौज को हम छोड़ते हैं, फौज के ऊपर है, हमें पूरा भरोसा है। फौज को क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीज चाहिए। पहली चीज ये चाहिए है पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल क्लियरेंस जो मिल चुका है। दूसरी चीज क्या चाहिए? देशवासियों का साथ। आज पूरा देश, पॉलिटिकल यूनिटी है, यूनिटी पूरे देश में है, और खासकर जम्मू और कश्मीर के लोग भी आज भारत के साथ खड़े हुए हैं। वहां का चीफ मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं कि हमें लड़ाई करनी चाहिए। तो इतना अच्छा माहौल है। चाइना की बात हुई है, चाइना क्या हस्तक्षेप करना चाहेगा? मेरे को लगता नहीं। इसके कारण है, देखिए आज वो खुद ट्रेड और टैरिफ वॉर्स में फंसा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। सबसे टक्कर तो वो हो रही है, वो भी एक वॉर है, इकोनॉमिक वॉर है। तो क्या वो भारत के साथ इस स्टेज पे लड़ना चाहेगा? नहीं। और जैसे इन्होंने भी बताया, रशिया का भी एक प्रेशर रहेगा। तो मेरे को लगता है आज विन विन सिचुएशन है। तो इसको देखते हुए हमारी टारगेटिंग होनी चाहिए पाकिस्तान सेना की। उसके पास कैसे करना है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। सर, मुझे 3 सवालों के जवाब मिल गए आपसे जो आम लोग पूछते हैं, और मैं भी वो बिल्कुल उनके बन के जो सहज सवाल है वो आपके सामने रख रहा हूं। क्या कार्रवाई होगी? हाँ। क्या कार्रवाई भारत पाकिस्तान की सेना पर होगी? हाँ। कार्रवाई कब होगी? सर ने कहा अति शीघ्र। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मेरा सर आम लोगों का ही जो चौथा सवाल आता है, क्या लड़ाई लंबी चलेगी अगर हो गई तो? जो हमारी जो लास्ट मेमोरी है किसी लड़ाई की, छोटी लंबी जो भी, वो बालाकोट की एयर स्ट्राइक थी। एक कार्रवाई हमने की और उसके जवाब में पलट के पाकिस्तान आया, और हम सब जानते हैं उसके नतीजे क्या हुए। 2 दिन, अगर आप उसमें अभिनंदन की रिहाई को माने तो कुछ दिन और, 2-3 दिन और, मगर इतना ही। लेकिन इस बार क्या ये अवधि लंबी हो सकती है? क्या देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए? सर, ये जो मार्शल वाजपेयी ने कहा ना, ये मैं इस पर दोबारा जोर देना चाहूँगा। तरार साहब पूछ रहे थे कब? अति शीघ्र, नियर फ्यूचर। अब आप तड़पिए, आपने पहल की, अब आप तड़पिए। तो दैट्स अ वेरी गुड आंसर। बट अभी इसके कुछ गंभीर मसले हैं। अब देखिए, क्या आई कैन इमेजिन व्हाट डिबेट्स विल बी गोइंग ऑन कि भाई कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट कैसे किया जाए, कि युद्ध का प्रारंभ वायु तंत्र के माध्यम से, नौसेना के माध्यम से, या ज़मीनी हमले से, स्पेस, साइबर, EW, बड़े विकल्प हैं। इन सब चीज़ों पे विचार हो रहा होगा। ये भी सोचा जाएगा कि साहब इस बार फ्लैंक ऑफ डिसीजन कौन सा होगा, निर्णायक पहलू, फ्लैंक ऑफ डिसीजन। विल इट बी द मैरिटाइम फ्रंटियर, विल इट बी लैंड, विल इट बी एयर? अब इस पर बड़ी चर्चाएं होंगी सेना अध्यक्षों के बीच, सेना अध्यक्ष CDS के साथ, फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। तो इन सब चीज़ें कुछ हो चुकी होंगी, कुछ आगे भी चलेंगी। जो आपने बोला कितनी देर चलेगा, देखिए इसमें बड़े हैं। इट कैन बी 3-4 रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, इट कैन बी कोर्जन एंड स्ट्राइक्स। बट जो आपने सवाल पूछा, यथार्थ ये है कि भाई युद्ध आसान नहीं है। सो जो हमारी रेजिलियंस है, स्टेमिना है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और समझदारी इसमें भी होगी
कि हम ये ना समझें कि शत्रु कमज़ोर है, वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो जैसे हम में शक्ति है उसमें भी शक्ति है, बट द कॉन्फ्लिक्ट कैन गो ऑन। सो वी हैव टू लुक एट थिंग्स लाइक आवर सप्लाई चेन, अपने जो प्रिसिशन स्टॉक्स हैं, तो इन सब चीज़ों पे कुछ बहुत हद तक तो ऑलरेडी इस पे विचार हो चुका होगा, कुछ फाइन ट्यूनिंग अभी हो रही होगी। और देखिए एंड ऑफ द डे अगर आप देखें ना पावर बैलेंस, उस पर मैं आपको 1 मिनट नज़र जरूर जरूर। एयर आप देखिए, हमारे पास S-400 है, उसकी मार की क्षमता 600 किलोमीटर है। उनके पास HQ-9 अगर लेटेस्ट वर्जन भी आ गए, मार की क्षमता है 300 किलोमीटर। मैं हकीकत है वो खुद समझ लें। रफाल इज़ 4.5 जनरेशन। बालाकोट के टाइम हमारे पास रफाल नहीं थे, उनके पास F-16 है 4th जनरेशन। आप नौसेना की ओर चलें, हमारे पास 294 वेसल्स हैं और ऑफ काइंड्स, उनके पास गिन चुन के 100। तो ये हथियार तो उनको भी समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली इन दी लैंड डोमेन 4000 टैंक्स, 2000 टैंक्स। तो कॉम्बैट एज जो है ना, युद्ध सामग्री में जो बेहतरी है, वो आई थिंक काफ़ी बाई एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इट इज़ इन आवर फेवर। अब ये है जनरलशिप, ऑपरेशनल आर्ट, हम कैसे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। नाउ यू कैनॉट प्रिडिक्ट द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे प्यूटिन साहब ने कहा था, साहब 72 घंटे, कीव में 3 साल से लड़ाई चल रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी लंबी, बट ये कहना कि साहब 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, ये यथार्थ नहीं है। पर बात ये है, देखिए मैं दोबारा एक चीज़ कहना पड़ूंगा, जो इसका मकसद क्या है। जो पाकिस्तानी सेना के स्मृति चिन्ह माइंड स्पेस में एक ऑप्शन उन्होंने ले लिया है, साहब कुछ होगा टेरर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो हमको डराते हैं न्यूक्लियर, दिस इज अ स्कूल बॉय ब्लफ, वी शुड नॉट फॉल फॉर इट। और दूसरा एक हमारी डिबेट्स में एक नीडल टर्न कर देंगे, इंटेलिजेंस फेलियर। अरे साहब कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ, ये होती हैं चीज़ें। इस बार ऐसा हम इनको मजा चखाएंगे कि ये अपने स्मृति चिन्ह से टेरर निकाल दें। तो आपने इसका जिक्र किया तो आप ही इसका जवाब भी दे दीजिए। ये भी है लोगों के बीच बात कि ये पाकिस्तान जितना न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, क्या वाकई कभी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन शुड वी टेक केयर ऑफ देयर, शुड वी बी अवेयर ऑफ देयर फैक्ट दैट दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स, सर्टेनली। बट आप देखिए, अगर आप इनकी ये गीदड़ भक्की में फंसेंगे, साहबजादा यकूब खान आए थे, गुजराल साहब से कहा साहब हम लड़ाई की शुरुआत न्यूक्लियर वेपन से करेंगे, क्या बेवकूफ़ी की जगह है। तो हमें करना क्या चाहिए, आर मिलिट्री मस्ट असेस देयर रेड लाइंस, कि उनकी रेखाएं क्या हैं। और ये ऑपरेशनल आर्ट है कि आप युद्ध का दायरा इस तरह से करें, युद्ध की जो गति है, दायरा है, कि इट डजंट क्रॉस देयर रेड लाइंस। बट उनकी रेड लाइंस हम तय करेंगे, वो हमको गीदड़ बक्की से नहीं बताएंगे कि साहब आप यहाँ से निकल गए रेड लाइन। सो द न्यूक्लियर पैराडाइम इज अ वेरी डीप सोफिस्टिकेटेड गेम। ये जो टेलीविजन चैनल्स पे करते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स फायर, ऐसे थोड़ी न्यूक्लियर वेपन्स फायर होते हैं। तो इन चीज़ों को गहराई से समझने की। तो जो जिक्र उन्होंने किया कि भारत की सेना की शक्ति बहुत गहरी है, भारत की सेनाओं की शक्ति, अब हम किस पहलू का इस्तेमाल करें? हम जमीन से करें, आसमान से करें, समंदर से करें, या सबका एक कॉम्बिनेशन करें? क्योंकि आज बहुत सारे लड़ाई के बहुत आयाम होते हैं। आपको लगता है कि किसी एक डायमेंशन तक सीमित रहने वाला ये मामला है? नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए चर्चा हो रही है तीनों सेनाओं में, और बाकी जो होम मिनिस्ट्री है, जो उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके साथ भी चर्चा हो रही है। और ये तय किया जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएं। कोई एक विभाग इसमें काम नहीं करेगा, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होगी ये। और जैसा जनरल साहब ने बताया, जनरल शुक्ला ने भी, कि उनका जो नर्व सेंटर है उस पर स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के नर्व सेंटर को तोड़ दीजिए आप, तो इनका जितना आतंकवादी है ये सब समाप्त हो जाएगा। हमारा ये मतलब नहीं कि केवल उनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उन पर हमला किया जाए। ट्रेनिंग सेंटर के अलावा बहुत कुछ है, और तमाम तरीके हैं युद्ध से इनसे लड़ने के लिए। युद्ध के तरीके हैं, एक तो ये कि इनकी जो रसद है, सामग्री है, हथियार इनके पास जो आ रहे हैं, उनके विषय में भी हम उनको रोक लगा सकें। और भी तरह के इनके जो खाने पीने की सामग्री, वहाँ पर दवा डाल सकें हम। पानी का इंडस रिवर जो ट्रीटी है, उस पर हम लोगों ने रोक लगाई है थोड़ी सी, खाली चर्चा की है, अभी तक तो ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं है ज़्यादा, मगर हो सकता है। तो इस प्रकार के जो अब चाइना धमकी दे रहा है हमको कि हम ब्रह्मपुत्र की तरफ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये धमकियां हैं, क्योंकि अगर वो कुछ करेगा तो हम
उसके खिलाफ भी कुछ करने को तैयार हैं, कोशिश करेंगे। और इसीलिए जो बताया गया कि अतिशीघ्र ज़रूर है, मगर इसके माने नहीं कि हम कोई इस तरह का गलत कदम उठा लें बगैर तैयारी किए हुए। हमें अपनी तैयारी पहले पूरी कर लेनी है अपनी सुरक्षा की। जी, भले चाहे वो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियर बम लेके आवें, धमकी देते हैं बार बार वो, मगर धमकी अलग है और एक्चुअल में, मगर चूँकि कोई इतने बुद्धिहीन है वो, हम उनको बुद्धिमान नहीं कहेंगे कि इस प्रकार की चर्चा करना क्या हमारे पास एटम बम है। अरे दूसरे लोग क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी न्यूक्लियर एनर्जी है, हमारे पास भी तमाम तरीके हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के। तो ये तो हम इस तरह की चर्चा जरा जोड़ इसमें मैं आता हूँ। मैं एक जो आपने सवाल पूछा था ना कि देखिए, मैं आपको पराक्रम का तजुर्बा बताता हूँ। जरूर। पराक्रम में जब ये हुआ कि जवाबी कार्रवाई क्या होगी, सो हर जो थल सेना ने अपना प्लान बनाया, जैसे कहते हैं सिंगल सर्विस ऑप्शंस। अभी सीडीएस की नियुक्ति से क्या फ़ायदा हुआ है कि जो ऑपरेशनल कोहेरेंस है, सामंजस्य, उसमें बड़ी बेहतरी आई है। अभी सिंगल सर्विस ऑप्शंस नहीं होंगे, इंटीग्रेटेड ऑप्शंस। कौन डिसाइड करेगा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से ये बड़ा फ़ायदा है। अब असली प्लान क्या होगा, मिस्टर साहब की अपनी राय होगी। मेरी राय में असली प्लान सीडीएस साहब के दिमाग में होगा और उसका आकलन कोई नहीं लगा सकता। बट दैट विल बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बहुत ही चर्चाओं के बाद, आदान प्रदान के बाद, बट दैट प्लान विल बी द सीडीएस। सर, अब जो जैसा आपने कहा, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि भाई कुछ आप परमानेंट इलाज करें पाकिस्तान का, या आतंकवाद बिजनेस बंद हो हमेशा के लिए। बट हमें हिस्ट्री ये बताती है कि ये एक बहुत बेशर्म किस्म का देश है। मैं यूज कर रहा हूँ ऐसी भाषा इनके लिए, और मैं अगर कह सकूँ एक सुसाइडल किस्म का देश है। वरना न्यूक्लियर धमकी आज की तारीख में कौन देता है? हमारा 1971 की जंग का तजुर्बा ये है, जिस देश के हमने टुकड़े कर दिए हों, जो 90,000 अपने सैनिक किसी तरह हमसे छुड़वा के लेके गया हो, उसका रिस्पांस क्या होता है? वो अगले ही दिन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने में लग जाता है। तो हम कैसे उम्मीद करें इस देश से कि ये कभी सुधरेगा? ऐसा है सौरभ, कैसे सुधरेगा इसका तो कोई वो भी नहीं जवाब दे सकते। कारण ये है, आप ये देखिए, हमास ने इजराइल के ऊपर जब अटैक किया था, क्या सोच के किया था? उनको ये नहीं पता था कि भारी मात्रा पे उनका क्या हाल होगा, और आज पूरी विश्व ने देख लिया। इस जवाब की उम्मीद तो उनको नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। और उसके बावजूद आज भी हमास खड़ा ही है। तो कहने का मतलब है टेररिज्म बिल्कुल वाइप ऑफ करना, उसके ऊपर कितनी भी हम डिबेट कर ले। मेरा जवाब ये है इसमें कि हमें जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान सेना, उसको टारगेट करना है और उस पर फर्क इतना करना है कि उनकी डिसीजन मेकिंग मैं बताऊं कि क्या है। देखिए, पहली बात, आसिफ मुनीर इज द कमांड सेंटर। उसकी जो पैरालाइज माइंड को करना है, उसकी डिसीजन मेकिंग शक्ति को बिल्कुल कंफ्यूज कर देना, डिवाइड द माइंड, और मतलब कंफ्यूज हिम। और पाकिस्तान के लिए आज देखिए, भारतीय सेना नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ वेस्टर्न फ्रंट में जो कार्रवाई हो रही है, एंड स्टेट में मैं समझ सकता हूँ क्या पूछना चाहते हैं। जी। एंड स्टेट भारत के लिए सबसे है। आज मैं बोलना चाहूंगा कि हो सकता है पाकिस्तान 3.0 हो जाए। 1.0 में क्या था? पाकिस्तान खड़ा हुआ था। 2.0 में क्या था? 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना। और अब हो सकता है पाकिस्तान 3.0 में नया देश बलूचिस्तान खुल जाए। और यहां से जब हम भारत करेगा, हमारे पास सारे डायमेंशंस हैं कहां से ऑपरेट करना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इतना वो मिलेगा, वो इंडिया के झंडे लेके भी वहां मतलब ऐसी तबाही मचाएगा कि हो सकता है ये भी हो जाए। पाकिस्तान तब सबक लेगा कि इधर पहली बार उनका बांग्लादेश खत्म हो गया, इसके बाद अब ये भी खत्म हो गया है। तो पाकिस्तान को जब तक कोई बहुत बड़ी चोट नहीं पहुंचेगी, पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चोट है। और जब ये ऐसी चोट पड़ेगी तो उनको सबक आएगा, क्योंकि उनके लोग, उनकी आर्मी में आज डिसेंट हो रहा है, लोगों में नारेबाजी हो रही है, लोगों के अंदर आज उनके ऊपर कोई वो नहीं है। आपने कभी देखा है कि कोर कमांडर के घर जलाए गए, उनकी मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, मतलब अटैक किया एयरफोर्स बेसिस पे? ये पाकिस्तान जैसे देश में हुआ। अच्छा, वो आपने ये बात कही। देखिए, जब तक पाकिस्तान है तब तक पाकिस्तान की आर्मी भी है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो रहेगा। बदलाव तब होगा तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान जैसा कुछ रहे। अगर पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं तो फिर तो नक्शा बदल गया, बात ही अलग होगी। लेकिन जब तक पाकिस्तान है,
वहां एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी फौज रहे जो भारत के साथ जेन्युइन शांति चाहती हो, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। ये हम कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं सर? तो देखिए, जब तक सुशांत सरीन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, ही सेड कि भारत में टू सॉल्व आवर इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स वी यूज पॉलिटिक्स टू सॉल्व आवर इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स। हम राजनीति का इस्तेमाल करते हैं अपनी इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स को डील करने। पाकिस्तान यूजेस इट्स मिलिट्री टू सॉल्व इट्स पॉलिटिक्स। देखिए बेवकूफ़ी की क्या हद है। अभी दी ओनली वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बलूचिस्तान वगैरह जो हो रहा है टीटीपी के साथ जो इनके मसले हैं, इस थ्रू पॉलिटिक्स, राजनीति। और जो आपका सबसे मकबूल पॉलिटिशियन है इमरान खान को, उसको आपने अंदर कर रखा है। पाकिस्तान उस दिन सुधरेगा जब पाकिस्तान की जनता समझेगी कि साहब प्रजातंत्र में द मिलिट्री कैनॉट रूल। जिस दिन द पाक आर्मी सबमिट्स टू पॉलिटिकल कंट्रोल, ये सारी समस्याएं जो हैं खराब हो जाएंगी, इनका समाप्ति हो जाएंगी। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको कहता हूं, ये इनके जनरल समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल समझते हैं। बालाकोट के बाद पहली बार जनरल बाजवा स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ जियो इकोनॉमिक्स की बात करने लगे। उनके अंदर जो विमर्श हुए उसके फलस्वरूप दे डिसाइडेड दैट टेरर इज नॉट पेइंग। ये तो अभी आसिम मुनीर ने किया है 16 अप्रैल की कि उनकी जो तकरीर है, इट वाज अ डॉग विसल टू, तो बिल्कुल समझते हैं। मेरा ये कहना है निवारण जो है, डेटरेंस वर्क्स, वो जो डेटरेंस बालाकोट का ढल सा रहा है उसको बस रीइंफोर्स करने की जरूरत है। ये बिल्कुल समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। एक बात है। दूसरी बात है, मुझे जस्ट अ नाइस टेल, 1971 के बाद इंदिरा गांधी सेड दैट द टू नेशन थियरी हैज बीन बरिड इन द बे ऑफ बंगाल। इस बार वी विल बरी आसिम मुनीर्स टू नेशन थियरी इन द अरेबियन सी। ये ऐसे समझेंगे। एंड देखिए, वी आर नॉट वॉर मॉन्गरिंग बट दे हैव लेफ्ट अस विद नो चॉइस। कितनी बर्बरता से वो हत्याएं की गई, कम्युनल टारगेटिंग, रिलीजियस टारगेटिंग। तो इन्होंने ऐसी हमको चुनौती दी है दैट वी हैव नो ऑप्शन बट टू, एंड सो आई विल बिगिन विद व्हाट यू सेड। आपने हमारी जो शक्ति है उसको आपने चुनौती दी है, अब हम आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आपने चैलेंज किया है। जैसा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 3.0 एक नक्शा दोबारा बदल सकता है दुनिया का, मुमकिन है। लोग कहते हैं आप पीओके वापस ले सकते हैं, क्या ये मौका है उसका? देखिए, वो तो खुद ही बिखर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, देखिए उस दिन आसिम मनीर ने अपनी तकरीर में कहा था देयर आर 1500 टेररिस्ट। इससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। बलूचिस्तान इज लार्जर देन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा पुट टुगेदर। इफ दिस इज द वे यू सॉल्व इंसर्जेंसी, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये तो खुद ही बिखर जाएंगे। वो खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, जिस तरह से ये बिखर रहे थे, पीओके लेने की जरूरत ही नहीं है। पीओके खुद ही लुढ़क के हमारे पास आ जाएगा। इस बार इलाज वो नहीं है, इलाज है पाक आर्मी, ISI, इनका इलाज है, इन बेवकूफों का इलाज है, क्योंकि इन्होंने चुनौती दी है। तो आप कैसे सब्जुगेट करेंगे पाकिस्तान की आर्मी को दल में? सारे ऑप्शंस हैं और मैंने बड़ा इशारों में बोलता जा रहा हूँ। वेस्टर्न फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और सी फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक सवाल इनसे भी उठाया था। इस टाइम स्ट्रैटेजिक स्ट्रैंगुलेशन ऑलरेडी हो रही है। आप ये देखिए, जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, ये सारी स्ट्रैटेजिक स्ट्रैंगुलेशन है। पाकिस्तान घबराया हुआ है। तो अब क्या है कि वो स्थिति ये आ गई है कि जब उसके पास इतना प्रेशर आएगा, और अभी तो मिलिट्री फ्रंट खुला ही नहीं है, बिना मिलिट्री फ्रंट के अभी न्यूक्लियर थ्रेट की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब है आज वो जो एक इनको स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है, धीरे धीरे गला घोटा जा रहा है। तो कहने का मतलब है जब इंडियन डिफेंस फोर्सेस साइमल्टेनिटी ऑफ एक्शन हर डायरेक्शन से करे, मैं बोल रहा हूं, जब वो कंफ्यूज होंगे इधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, हर दाएं बाएं से, ऊपर से, हर जगह से, आप सोचिए उसकी डिसीजन मेकिंग और मोराल पे कितना फर्क पड़ेगा। उसके ट्रुप्स भागेंगे, इंटरनल डिसेंट बढ़ेगा, लोगों में रिबिलियन बढ़ेगा। और हमारे लिए बेस्ट स्थिति ये जब पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की अवाम उनकी आर्मी के खिलाफ खड़े हो। ट्रेलर हो चुका है, कोर कमांडर के घर वगैरह आपको पता ही है, वो ट्रेलर था, अब रियलिटी में होगी। क्योंकि आसिफ मुनीर को आज की तारीख में पाकिस्तान की जनता नहीं चाहती है, यह हकीकत है। तो मेरे को लगता है यही इलाज है। ये आसिफ मुनीर डेज आर नंबर्ड। सर, एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की सेना की
कितनी ताकत है, या मैं एक शब्द इस्तेमाल कर सकूं, हैसियत है भारत की फोर्सेस के साथ? जनरल शुक्ला जी ने बताया अभी कि उनकी हैसियत कितनी है। हम लोगों के मुकाबले में वो करीब 1/3 कहें या हाफ से भी 1/3 के दोनों के बीच में आप लगा लीजिए जैसे इतना है उनका। और दूसरी हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, टू यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट, टू यूज़ ए वेपन, टू यूज़ एन एयरक्राफ्ट, वो उनसे कहीं अधिक है। उनके भले ही उनके पास वही चीज़ें हों जो हमारे पास हैं। चाइना उनको J-20, J-10 तमाम जहाज दे रहा है, टैंक दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मदद कर रहा है, मगर उनको ऑपरेट करने का, उनको इस्तेमाल करने का जो ढंग होता है, रवैया होता है, प्लानिंग होती है पूरी, वो शायद हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा उनके मुकाबले है। उसके मुकाबले कुछ नहीं हो। एक प्रश्न जो बार बार हमारे मन में आ रहा है तो आपको बता दें हम जी। गत 4 वर्षों से चर्चा हो रही है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। उसकी हेडिंग है नो मोर पाकिस्तान। अच्छा। और तमाम फोरा पे इसकी दिक्कत होती, बराबर घटनाएं घटती रही ऐसी, और उस पर चर्चा होती रही है। यहाँ तक कि विदेशी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी शामिल होते रहे उसमें। तो नो मोर पाकिस्तान माने बलूचिस्तान अलग हो जाएगा और पाकिस्तान नाम का देश ना रहे। ना ख़त्म ही हो जाएगा वो। तो आप जो बता रहे हो कि पाकिस्तान से कैसी लड़ाई होगी, कैसे ख़त्म करेंगे आप आतंकवाद को, कैसे ख़त्म करेंगे मिलिट्री को, जनता कैसे आएगी, डेमोक्रेटिक रूल कैसे सेटअप होगा, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा सारा पूरा। तो जब पाकिस्तान नहीं रहेगा, नो मोर पाकिस्तान, एंड इट्स ए फैक्ट। पिछले 4 वर्षों से ये चर्चा बराबर हो रही है, मगर इतना न पब्लिक में नहीं खुला हुआ है कि क्या चर्चा है, क्या उसके आयाम होंगे, कैसे होगा। मगर अभी सत्य दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हो बलूचिस्तान के क्या हो रहा है। बलूचिस्तान कितने उधर अफगानिस्तान से तालिबान जिनको पाला, इन्होंने पैदा किया, वही इनके ऊपर हावी हो गए हैं। सर, आपने अभी एक अपने कमेंट में कुछ शब्द इस्तेमाल किए, तो मैं चाहता हूं उससे हम आज की चर्चा का अंत करें। क्या पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी गलती कर चुका? मेरे समझ में बिल्कुल, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं इट्स अ ग्रीवियस मिसकैलकुलेशन। उनका जो स्टेट क्राफ्ट है, जो सामरिक उनकी सोच है, दिस इज अ ग्रीवियस मिसकैलकुलेशन। देखिए, मैं दूसरी जो क्षमता की बात की ना, क्षमता आपने पूछी, इसके 2 तरीके हैं क्षमता को देखने के लिए। एक तो बीन काउंट, तो मैंने आपको कुछ फिगर्स दिए। दूसरा एक इंग्लिश जो जिसके फौजी हैं उसको देखते हैं, इन चीज़ों का आकलन करते हैं, उसको कहते हैं हम एस्केलेटरी डोमिनेंस। हर वर्ग में हु रिटेन्स एस्केलेटरी डोमिनेंस। अगर आप इसकी गहराई से इसको आप समझें तो कन्वेंशनल, न्यूक्लियर, लैंड, हर डोमेन में वी हैव एस्केलेटरी डोमिनेंस, जिसका मतलब ये है कि जो युद्ध का चक्र है उसका प्रभुत्व, वर्चस्व किसके हक में रहेगा राइट थ्रू। तो इट इज डिस्टिंक्टली इन इंडियाज फेवर एंड नोबडी नोज इट देन द पाकिस्तानीज देमसेल्व्स। इसलिए उन्होंने ये बेवकूफ़ी क्यों की, मेरे को समझ में नहीं आता। अब सब बेवकूफ़ी की है तो उसका नतीजा भी भुगतेंगे। लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। जनरल शुक्ला, जनरल मेस्टन है, मार्शल वाजपेयी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।